जीडी बख्शी साहब, 26 दिन के बाद रूस और यूक्रेन के हालात को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये स्टेलमेट माना जाए? देखिए, बात ऐसी है, सब डिपेंड करता है कि रूसी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन ने सबके दुनिया के सामने अनाउंस किया था कि दो ऑब्जेक्टिव है। एक है डिग्रेडेशन ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ यूक्रेन, ठीक है साहब। दूसरा मुद्दा था ऑपरेशन का कि साहब वो जो है डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन करना चाहते थे। इसके चलते, डीनाजिफिकेशन के चलते कई लोगों ने अटकल लगाई कि रिजीम चेंज है। उन्होंने कहा नहीं, रिजीम चेंज नहीं है। वहां बहुत सारी अज़ोव बटालियन इत्यादि बड़े खूंखार नाजी वृत्ति के उनके जो है सैनिक टुकड़ियां हैं, वो उनको खत्म करना चाहते हैं, उन पे हमला कर रहे हैं। देखिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर आपको रूस की खत्म करनी है, यू हैव टू ब्रिंग द यूक्रेनियन आर्मी टू बैटल एंड डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। जो पहला उनका ख्याल था, डेफिनेटली इंटेलिजेंस में कुछ फेलियर था कि ये सरेंडर कर देंगे बगैर लड़े। लेकिन उन्होंने जब पहले 2-3 दिन में कोई कमजोरी नहीं दिखाई, वो समझ गए 2014 का मामला नहीं है। उन्होंने रीएडजस्ट किए हैं प्लान्स, उन्होंने रीएडजस्ट किए हैं अपना जो ऑपरेशनल डिजाइन। अब उनका जो मेन एम था, ईस्ट में डोनबास यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क के ऊपर कब्जा करना और इनको आजाद डिक्लेयर घोषित करवाना, यूक्रेन से आजाद डिक्लेयर घोषित करवाना। दूसरा, क्रीमिया के ऊपर अपना कब्जा, ये डी जूरे मतलब लीगली एक्सेप्ट करवाना यूक्रेन से कि साहब ये जो क्रीमिया है वो रूस का हो गया। इसके चलते क्रीमिया के आसपास का भी उन्होंने बहुत सारा सी कोस्ट का इलाका लिया है, जिसके चलते वो पूरा सी कोस्ट से कट ऑफ कर दिया है। मैं नहीं समझता मेन ऑब्जेक्टिव कभी उनका था कहीं पर कैप्चर करना। अगर ये होता तो वो अपनी फौज की तादाद 2 या 3 गुना ज्यादा उनको लानी पड़ती। यानी उन्होंने अपना प्लान रीएडजस्ट किया है, जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं। जनरल सिंह, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, एक हफ्ते के बाद ही ये एक्सपीरियंस लोग बता रहे थे कि आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन अभी भी रूस नो कांटेक्ट फाइट में नजर आ रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल तक गया है। तो क्या अभी भी रूस फुल फ्लैज मेजर कांटेक्ट वॉर में जाने से बच रहा है? देखिए, ऐसा है कि फुल कांटेक्ट वॉर एक आत्मघाती लड़ाई होगी, क्योंकि अगर शहरों में घुस गए और वहां पर जो आपके पास जो बड़ी शक्ति है वो एक तरीके से सीमित हो जाएगी। रेंजेस कम मिलती है, आप अपनी गनों को एलिवेट नहीं कर सकते हैं और छोटे हथियारों से मार करके आपको पराजित किया जा सकता है। तो हम युद्ध की भाषा में एक पॉइंट लेते हैं जिसको कहते हैं कल्मिनेटिंग पॉइंट, कि मेरा चरम सीमा कहाँ जाके लगती है। अगर मैं अपनी चरम सीमा, मेरी क्षमता की चरम सीमा के बीच के अंदर मैं अपना ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पूरा कर लूं तो मैं फिर विजेता हूं, फिर मेरी जय जय होगी। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने अपनी चरम, जो उसकी क्षमता की चरम सीमा है, रूस, उसके नजदीक वो पहुंच गया है, लेकिन उसका ध्येय, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। अब अगर वो शहरों में घुसे, और कई मायनों में आप ये भी देखेंगे कि चीन बहुत गैर जिम्मेदाराना हथियारों का रूस अब गैर जिम्मेदाराना हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि उनको एक डेस्परेशन को जाहिर करता है। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे हो, आप आर्माटा टैंक की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि आप टर्मिनेटर टैंक ले आओगे, तो ये सब उनके अंदर एक खलबली या बौखलाहट को जाहिर करती है। बौखलाहट को जाहिर करती है। जनरल प्रसाद, वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव पेंट करने की कोशिश कर रहा है कि
इस युद्ध में रूस फंस गया है और लगातार नेटो भी मदद की बात कर रहा है। क्या ये युद्ध अब और लंबा चलेगा या फिर जेलेंस्की जिस तरह से ह्यूमन कॉस्ट का जिक्र करते कल नजर आए थे, इस तरफ भी कोई इशारा है कि कोई समझौता हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकले, या सरेंडर की बात अगर नहीं तो कम से कम टॉकिंग टेबल पर रूस के कंसर्न्स को यूक्रेन एक्नॉलेज करे? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा विश्व में इस तरह की खबर उड़ाई है कि वो सोच रहे हैं कि रशिया बहुत परेशान हो चुका है, इससे रशिया का ऑपरेशन फेल हो चुका है, यूक्रेन उस पर हावी हो रहा है और यूक्रेन इसमें विजय है। लेकिन ऐसा तो सच नहीं है। एटलीस्ट मेरा तो मानना ये नहीं है कि सच है। मीडिया इज अननेसेसरीली ब्लोइंग अप द वेस्टर्न साइड और उसको ब्लो अप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। किस किस्म के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी भी पूरी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। किस तरह के बम इस्तेमाल हुए हैं, किस तरह के नहीं हुए हैं। जो आप बात करते हैं बमों की, वो बम अभी तक किसी ने साबित करके नहीं दिखाया कि वो बम वहाँ पर गिरा है। बहरहाल अब बात रही कि इसमें यूक्रेन का अभी क्या रणनीति रहेगी। देखिए, यूक्रेन को एक ही बात समझनी पड़ेगी कि जितने दिन लंबी वो लड़ाई को खींचेंगे उतना ही उनका ज़्यादा नुकसान होता रहेगा, उतना ही उनकी बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, चाहे मारियापोल में हो, चाहे खार्किव में हो, कहीं और भी हो। जिस जगह भी बमबारी हो उनका नुकसान हो रहा है। तो एवरी डे यू कैन से 4-5 बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो लेकिन फिर भी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बहुत कम हो रही हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखें, वहाँ पर ह्यूमन कॉरिडोर्स वो दे रहे हैं दोनों मिलके, और वहाँ से आज भी शरणार्थी जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो नहीं चाहते कि वहाँ की पॉपुलेशन को मारा जाए, वो तो ये चाहते हैं कि किसी तरह सरेंडर हो जाए। सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से चले जाइए, आपको कॉरिडोर दे रहे हैं, तो वो लगातार कॉरिडोर भी, सेफ कॉरिडोर भी दे रहे हैं जिससे पॉपुलेशन चली जाए। साफ जाहिर होता है कि रशियन टैक्टिक्स जो है वो इस समय ये है कि एक तरह से इनको सरेंडर किया जाए, इनको आइसोलेट किया जाए, सिटीज़ को, इनको टोटल डिस्ट्रॉय ना किया जाए। लेकिन जिस तरह से 26 दिन हो गए, इसमें डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका है और इसी तरह होता रहेगा जितनी ये लड़ाई खींचेगी। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक रशिया अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर लेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।